आज हम बात करेंगे उस महाटकराव की जिसने सही मायनों में भारत का भविष्य तय कर दिया। मतलब ब्रिटेन और फ्रांस के बीच साम्राज्य के लिए जो पहली बड़ी लड़ाई हुई थी, उसकी कहानी। सोचने वाली बात है ना, कि व्यापार कब युद्ध में बदल जाता है। 18वीं सदी के भारत में ये सवाल सिर्फ कोई फिलॉसफी नहीं थी, ये एक सच्चाई बन गया। जब दो बड़ी यूरोपीय ताकतें जो यहाँ मुनाफा कमाने आई थी, वो अचानक सत्ता के लिए एक दूसरे से लड़ने लगी। तो इस कहानी की शुरुआत होती कहाँ से है? ये शुरू होती है मुगल साम्राज्य के पतन से। देखिए, जैसे जैसे दिल्ली की पकड़ कमजोर होती गई ना, भारत की जो दौलत थी, यहाँ की जमीन थी, वो एक ऐसे इनाम की तरह हो गई जिससे कोई भी ताकतवर खिलाड़ी आके जीत सकता था। एक पावर वैक्यूम बन गया था। और इस इनाम को पाने की होड़ में सबसे आगे कौन था? यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां। तो चलिए एक नज़र डालते हैं कि ये सब भारत पहुंचे कैसे। तो देखिए, पुर्तगाली आए, डच आए, डेनिश आए, अंग्रेज, फ्रांसीसी, मतलब लाइन लगी हुई थी। सबके सब व्यापार के लिए भारत आए थे। लेकिन बहुत जल्द ये जो दौड़ थी ना, ये सिर्फ दो बड़े खिलाड़ियों के बीच सिमट कर रह गई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ब्रिटेन और फ्रांस की। अब इनकी दुश्मनी कोई नई नहीं थी, यूरोप में तो सदियों से चली आ रही थी। पर अब ये दुश्मनी भारत की जमीन पर लड़ी जानी थी। यहाँ स्क्रीन पर देखिए, एक तरफ है मद्रास में अंग्रेजों का किला फोर्ट सेंट जॉर्ज, और दूसरी तरफ पौंडीचेरी में फ्रांसीसियों का किला फोर्ट लुई। ये सिर्फ व्यापार के गोदाम नहीं थे, बिल्कुल नहीं। ये तो भारत में उनके राजनीतिक और सैन्य इरादों के सेंटर पॉइंट थे। यहीं से साम्राज्य की नींव रखी जानी थी। तो इन दोनों ताकतों के बीच की जो लड़ाई थी ना, वो 3 हिस्सों में लड़ी गई, जिसे हम इतिहास में कर्नाटक युद्ध के नाम से जानते हैं। अब इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? इसे मान लीजिए एक 3 राउंड का बॉक्सिंग मैच, और जाहिर है मैच के आखिर में विजेता तो सिर्फ एक ही होना था। तो चलिए शुरू करते हैं पहले राउंड से। और मजे की बात यह है कि इस लड़ाई की जो चिंगारी थी, वो भारत में नहीं बल्कि हजारों मील दूर यूरोप में लगी थी। देखिए, हुआ ये कि उस वक्त यूरोप में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर एक जंग छिड़ी हुई थी। तो ये युद्ध असल में उसी का एक एक्सटेंशन था। मतलब जब ब्रिटेन और फ्रांस वहां यूरोप में लड़ रहे थे, तो उनकी कंपनियां यहां भारत में भी एक दूसरे से भिड़ गईं। सिंपल। इस युद्ध की सबसे जरूरी घटना थी सेंट टॉमे की लड़ाई। अब यहाँ जो बात लिखी है वो बहुत बहुत ज्यादा अहम है। यहीं पर पहली बार ये एकदम साफ हो गया कि सिर्फ ज्यादा सैनिक होना ही काफी नहीं है। एक छोटी लेकिन अनुशासित यूरोपीय सेना अपने बेहतर तोपखाने और रणनीति के दम पर एक बहुत बड़ी भारतीय सेना पर भारी पड़ सकती थी। ये एक रियल गेम चेंजर था। इसने आगे होने वाली हर लड़ाई का रुख ही बदल कर रख दिया। तो हुआ ये कि जब यूरोप में युद्ध खत्म हुआ, तो यहाँ भी लड़ाई रुक गई। एक संधि हुई, एक्स-ला-चैपल की संधि, और उसके तहत सब कुछ वापस पहले जैसा हो गया। मद्रास अंग्रेजों को वापस मिल गया। तो कह सकते हैं कि पहला राउंड जो था वो एक तरह से ड्रॉ रहा। लेकिन हाँ, दोनों साइड्स ने एक दूसरे की ताकत को अच्छे से नाप तौल लिया था। चलिए अब आते हैं दूसरे राउंड पर। इस बार मामला अलग था। लड़ाई का कारण कोई यूरोपियन नहीं बल्कि पूरी तरह से भारतीय था, और अंग्रेजों और फ्रांसीसियों ने बड़ी चालाकी से इस सिचुएशन को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। इस बार लड़ाई का मैदान बना हैदराबाद और कर्नाटक के सिंहासन का झगड़ा। एक तरफ थे फ्रांसीसी गवर्नर ड्यूप्ले, जिन्होंने एक दावेदार का साथ दिया, तो दूसरी तरफ थे अंग्रेज रॉबर्ट क्लाइव की लीडरशिप में, जिन्होंने उनके दुश्मन का साथ दिया। और यहीं से शुरू हुई प्रॉक्सी वॉर की खतरनाक राजनीति। तो ये प्रॉक्सी वॉर है क्या? मतलब बहुत सिंपल है। इसका मतलब है कि अंग्रेज और फ्रांसीसी आमने सामने नहीं लड़ रहे थे। नहीं, वो क्या कर रहे थे? वो भारतीय नवाबों और राजकुमारों को सपोर्ट कर रहे थे, और उनकी सेनाओं को आगे करके उनके पीछे से अपनी असली लड़ाई लड़ रहे थे। तो फ्रांसीसियों ने दांव लगाया हैदराबाद के लिए मुजफ्फर जंग और कर्नाटक के लिए चंदा साहिब पर। अंग्रेजों ने क्या किया? उन्होंने फौरन उनके दुश्मनों को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। ये सिर्फ मिलिट्री मदद नहीं थी, ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल गेम था, जिसमें भारतीय शासक शतरंज के मोहरों की तरह इस्तेमाल हो रहे थे। बिसात बिछ चुकी थी। और इस खेल का क्लाइमैक्स वो आया 1751 में, जब रॉबर्ट क्लाइव नाम के एक नौजवान ने, जो पहले सिर्फ एक क्लर्क था, एक ऐसा दुस्साहसी कदम उठाया जिसने पूरे युद्ध का पासा ही पलट दिया। और वो था आरकॉट का घेरा।
तो क्लाइव का प्लान क्या था? ये एक मास्टर स्ट्रोक था। देखिए, जब फ्रांसीसियों की सपोर्ट वाली सेना ने अंग्रेजों के साथी के किले को घेर रखा था, तब क्लाइव ने एक ऐसा मूव चला जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। उसने सीधा दुश्मन की राजधानी आरकॉट पर ही हमला कर दिया। और सोचिए, सिर्फ 210 सैनिकों के साथ 53 दिन तक इस घेरे को संभाले रखा और आखिर में एक बहुत बड़ी सेना को हराकर उनका हौसला पूरी तरह से तोड़ दिया। आरकॉट की वो एक जीत, बस उस एक जीत ने सब कुछ बदल कर रख दिया। ये दूसरे राउंड में अंग्रेजों की एक निर्णायक, एक शानदार जीत थी। और इस हार का नतीजा फ्रांसीसियों के लिए तो ये विनाशकारी था। उनका जो सबसे काबिल गवर्नर था, ड्यूप्ले, उसे अपमानित करके वापस फ्रांस बुला लिया गया। अंग्रेजों का सपोर्ट वाला आदमी कर्नाटक का नवाब बन गया और दक्षिण भारत में जो पावर का बैलेंस था वो पूरी तरह से अंग्रेजों के पाले में चला गया। अब जरा इस स्लाइड पर नजर डालिए। ये पूरी कहानी का निचोड़ है एक तरह से। फ्रांसीसी जो खेल की शुरुआत में आगे चल रहे थे, अब बुरी तरह हार चुके थे, और अंग्रेज जो शुरू में सिर्फ रिएक्ट कर रहे थे, फ्रांसीसी चालों का जवाब दे रहे थे, अब वो इस खेल के मास्टर बन चुके थे। तो सबसे जरूरी बात जो यहाँ समझने वाली है वो ये है कि अंग्रेजों की जीत सिर्फ मिलिट्री पावर की वजह से नहीं हुई थी। नहीं, ये उनकी बेहतर पॉलिटिकल समझ, सही टाइम पर सही साथी चुनने की काबिलियत और रॉबर्ट क्लाइव जैसे लीडर के साहसी फैसलों का नतीजा थी। सीधी सी बात है, उन्होंने राजनीति का खेल फ्रांसीसियों से कहीं बेहतर खेला। तो 2 राउंड के बाद फ्रांसीसी चुनौती लगभग खत्म हो चुकी थी। जो थोड़ी बहुत कसर बची थी वो तीसरे और आखिरी कर्नाटक युद्ध में वांडीवाश की लड़ाई के बाद पूरी हो गई। अब अंग्रेजों के लिए भारत में साम्राज्य बनाने का रास्ता बिल्कुल साफ था। लेकिन भारत की कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। अब उन्हें भारतीय ताकतों से निपटना था, पर वो एक अलग कहानी है जिसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे।